एपिसोड की शुरुआत होती है और हम एमसी और अंकल जी को देखते हैं और अंकल जी एमसी से कह रहे होते हैं कि तुमने तियानजियाओ कैंप में रजिस्टर कर लिया है, लेकिन मुझे अभी भी ये अनईजी फील हो रहा है। लेकिन मुझे एप्लीकेंट्स के बीच में तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन मिल गया है। और फिर अंकल जी एमसी को उस पर्सन के बारे में बताता है। उसका नाम म्यू हांग्क्यू होता है, जो कि म्यू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस होती है। तो अंकल जी कहते हैं कि उसके साथ मिशन में जाने से पहले तुम उसे एक बार एक सीक्रेट रियलम में ले जाओ, ताकि तुम दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। और मैंने सुना है कि ना सिर्फ वो खूबसूरत दिखती है, उसकी उम्र भी तुम्हारे जितनी ही है। और अंकल जी हमसे से कह रहे होते हैं कि जब हांग्क्यू आएगी तो फिर तुम अपने हैंडसमनेस का यूज करना और उसे जीत लेना। और इस टाइम पर अंकल जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं, तो एमसी भी अजीब सा फेस बना रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि उनके डोर को कोई नॉक करता है और फिर गेट को खोलकर हांग्क्यू और जी जेंग आते हैं। तो जी जेंग कहता है कि कल मैंने अंकल जी से किसी को बोरो करने के लिए कहा था, क्या उसने मना कर दिया? तो अंकल जी उनसे पूछते हैं कि आज तुमने अपना मन क्यों बदला? तो वो लोग कहते हैं कि उस हैंडसम पर्सन के लिए। और एमसी कह रहा होता है कि वो अपने रेपुटेशन से काफी अलग है। फिर अंकल जी उनसे कहता है कि कल मैं सहमत नहीं था, क्योंकि कल मैं तुम्हारे ग्रैंडपा से नाराज था, और आज मैं राजी हूँ क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस है। तो हांग्क्यू कहती है कि मैं पहले से ही लेवल 30 की सीक्रेट रियलम स्क्रॉल दे रही हूँ, क्या आपको अभी भी शर्तों पर बातचीत करनी चाहिए? तो अंकल जी कहते हैं कि हर कोई अपनी जरूरत की चीजें लेता है, क्या तुम मेरे पास इसीलिए भी नहीं आए हो क्योंकि तुम्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके पास अविश्वसनीय कॉम्बैट पावर हो? क्योंकि सीक्रेट रियलम लेवल 50 से कम के पर्सन को जाने की परमिशन देता है। तभी हांग्क्यू एमसी के पास चली जाती है और उससे उसका कॉम्बैट पावर पूछती है। तो एमसी कहता है कि मेरा लेवल 17 है और मैं एक क्रिएशन क्लास का अवेकनर हूँ। तो हांग्क्यू एमसी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम 20 लेवल से भी कम के हो और एक नौसिखिए हो और तुम एक कचरा बनाने वाले हो, तो क्या तुम बेकार नहीं हो? तो हम अंकल जी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या कहा तुमने? अगर तुम अंदर आते समय मुझे अंकल जी नहीं कहोगे तो भूल जाओ। तो हम जी जैंग को देखते हैं जो कि अंकल जी को पकड़े हुए होता है और वो कह रहा होता है कि आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? मेरा जियाओ चैन डिवाइन लेवल का है और उसके पास 2 प्रोफेशंस है। तो अंकल जी कहते हैं कि ओल्ड जी अपने बातों पर ध्यान देना, क्योंकि हांग्क्यू का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, उसे उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया है। और गाइस इसमें गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है, लेकिन लड़की की तो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती, इसीलिए शायद से ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहते हैं कि अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है तो वो अभी स्टेबल नहीं है, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहती है। तो हम हांग्क्यू को देखते हैं जो कि ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शर्माने लगती है और वो बात को घुमाते हुए अंकल जी से कहती है कि अंकल जी और कुछ मत बोलिए, मैं इससे सहमत हूँ। तो जी जेंग कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक सीक्रेट रियलम के टेलीपोर्टेशन पॉइंट्स को दिखाया जाता है, जिसका नाम ब्यूटीफुल विलेज होता है। और वो लेवल 30 का होता है और उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें कम से कम 5 पीपल्स जाने चाहिए जो कि 50 लेवल से कम हो। और उसका क्लियरेंस कंडीशन होता है कि गुन गेमिंग विलेज से सारे मॉन्स्टर को क्लियर करना है और बॉस को मारकर उसके शेल्टर को डिस्ट्रॉय करना है। तो फिर हम दुआन फैंग को देखते हैं जो सबसे कहता है कि इस बार पार्टी को मैं लीड करूंगा। दुआन फैंग सबसे कह रहा होता है कि याद रहे, अगर तुम लोग गलती से अकेले रह जाओ और तुम्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम लोग जल्दी से टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास वापस लौट आना, क्योंकि सीक्रेट रियलम में म्यूटेशन का चांस बहुत ज्यादा कम है। और चू बुलंग एमसी से पूछ रहा होता है कि क्या तुम जानते हो कि लेवल 30 का सीक्रेट रियलम स्क्रॉल कितना महंगा है? कम से कम 1 बिलियन का है। और हम एमसी को देखते हैं जो कि कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। और दुआन फैंग सबसे कह रहा होता है कि अगर कुछ भी हो जाए तो सबको यहाँ पर वापस आना है और इस सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाना है। और हांग्क्यू एमसी से कहती है कि नौसिखिए अंदर जाते समय रोना मत और हमें बाहर मत खींच लेना। और हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि एक सीक्रेट रियलम जो 30 लेवल का है, पता नहीं क्यों। और तभी चू पुलोंग एमसी से कहता है कि चलो मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। एमसी सोच रहा होता है कि लेकिन इस बारे में मुझे बुरा लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग सीक्रेट रियलम के अंदर चले जाते हैं। तो दुआंग फैन वहाँ पे एक विलेज को देखते हुए कह रहा होता है कि विलेज तो अच्छा है, लेकिन मॉन्स्टर्स कहाँ पे हैं? प्रोबेबली वो सारे मॉन्स्टर्स घरों के अंदर होने चाहिए, चलो उन्हें ढूंढते हैं। और वो लोग जैसे ही विलेज के करीब आते हैं तो दुआंग फैन बुलोंग से कहता है कि तुम हमारी टैंक हो तो जाओ उन पर अटैक करो। तो बुलोंग कहता है कि मैं डैमेज डीलर हूँ तो मैं अटैक करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन वो जाते हुए यूनजाओ से कहता है कि तुम एमसी के साथ रह के पीछे से हमें सपोर्ट करना
और तुम ये श्योर रहना कि तुम हमारे करीब हो। और वो सभी लोग गुआंग गेमिंग विलेज में एंटर करते हैं। तभी वहाँ पर एक पत्थर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर दुआंग फैन एमसी और यून जियाओ को कहते हैं कि बी केयरफुल, यहाँ पर इस पत्थर में जरूर कुछ स्ट्रेंज बात है। तो यून जियाओ कहती है कि मैं इस पत्थर से एक डार्क एनर्जी को महसूस कर सकती हूँ। और फिर यून जियाओ एक स्पेल कास्ट करने लगती है और कहती है कि सबसे पहले मैं तुम सभी के लिए एक बफ दे देती हूँ। तो हम एमसी को देखते हैं जो शौक होते हुए सोच रहा होता है कि क्या कमाल का बफ है, इससे न केवल मेरे माइंड क्लियर हो गया बल्कि मेरी एट्रीब्यूट्स और एनर्जी भी बढ़ गई है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस पत्थर के अंदर से एक डार्क ऑरा निकलने लगता है। तो उसे देखकर दुआंग फेंग सबसे कहता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, सब लोग भागो, तुरंत वापस चलो। और फिर हमें बताया जाता है कि वो सीक्रेट रियलम जो कि लेवल 30 का होता है वो अब म्यूटेटेड हो चुका है और अब उस विलेज का नाम चेंज होकर डेड स्पिरिट विलेज हो गया होता है। फिर उन सभी को बताया जाता है कि डेड स्पिरिट विलेज का क्लियरेंस कंडीशन भी बदल चुका है और आपके कंडीशंस होते हैं गुंग गेमिंग विलेज से सारे डेड स्पिरिट्स को क्लियर करना है और बॉस मॉन्स्टर को मारना है। फिर हमें बताया जाता है कि प्रकाश फैल जाता है और डार्कनेस खिलता है, जिस वजह से अंत में अनडेड किंगडम ओपन हो जाता है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सबसे बिछड़ जाता है और अकेले रहता है। तो एमसी कह रहा होता है कि भाड़ में जाओ, डेड स्पिरिट्स विलेज एक ऑर्डिनरी विलेज नाइटमेयर लेवल तक म्यूटेटेड हो गया और बाकी सब लोग भी म्यूटेटेड के कारण अलग हो गए। और एमसी दुआंग फैन के बातों को याद करते हुए कह रहा होता है कि मेरे करंट लेवल पर लेवल 30 के स्पिरिट मॉन्स्टर से लड़ना मेरे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है और मुझे ब्रदर दुआंग की बातों को सुनना चाहिए और सबसे पहले टेलीपोर्टेशन स्टेशन पर वापस जाना चाहिए। तो एमसी जैसे ही अपने सामने वाले गेट को तोड़ता है, एमसी देखता है कि उसके सामने वाले कमरे पर एक पर्सन का फोटो लगा हुआ होता है और वो कमरा पूरी तरह से तहस-नहस हो गया होता है। तो एमसी वो सब देखकर कह रहा होता है कि यहाँ पर तो कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ताबूत है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एमसी के सामने जो फोटो लगी हुई होती है वो फोटो स्माइल कर रही होती है। तो एमसी कह रहा होता है कि क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ या फिर सचमुच में ये फोटो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस कमरे में जितने भी ताबूत होते हैं वो खुलने लगते हैं और उससे स्पिरिट मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। और फिर हमें उन अनडेड स्पिरिट्स के बारे में बताया जाता है। उनका नाम डेड स्पिरिट्स होता है जो कि लेवल 30 पे होते हैं और उसके पास स्किल कोलाइजन स्लैश और करप्शन होता है और वो जनरल फिजिकल अटैक से इम्यून होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे डेड स्पिरिट्स एमसी को घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। तभी एमसी कहता है कि वो सभी फिजिकल अटैक से इम्यून है, तो फिर मैं उनके खिलाफ पॉइजन का अटैक करूंगा। और एमसी अपने पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी के पॉइजन मिस्ट के वजह से उस कमरे में पूरा पॉइजन फैल चुका होता है और एमसी उसी पॉइजन की मदद से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और एमसी उस कमरे से बाहर निकलकर उसके छत पर चढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अनडेड स्पिरिट्स एमसी के पीछे पीछे छत तक आ जाते हैं। तो एमसी उन्हें देखकर कहता है कि मैं जानता था कि पॉइजन को भी फिजिकल अटैक माना जाता है और उससे इन स्पिरिट्स को ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो लिटिल लाइन एमसी से कह रही होती है कि मास्टर लिटिल लाइन इनको खाना चाहती है। हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। एमसी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए लिटिल लाइन से कहता है कि लिटिल लाइन क्या तुम इन्हें खा सकती हो और क्या डेवोरिंग करना फिजिकल अटैक नहीं माना जाता है। लिटिल लाइन कहती है कि मैं इन्हें खा सकती हूँ, ये स्वादिष्ट है। तो एमसी कहता है कि ठीक है जाओ और कोशिश करो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो खुद पर दबाव मत डालना और अगर तुम मुसीबत में हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभी हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से उस डेड स्पिरिट्स की तरफ जाने लगती है। तो एमसी कह रहा होता है कि लिटिल लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और लिटिल लाइन जाते हुए कह रही होती है कि वो सब मेरे खाना है। और हम देखते हैं कि लिटिल लाइन बहुत ही तेजी से जाती है और उन सभी डेड स्पिरिट्स को खाने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लिटिल लाइन बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा है, सिर्फ मुझे खाना है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी डेड स्पिरिट्स होते हैं उन्हें लिटिल लाइन खाने लगती है। और एमसी ये सब देख कर कहता है कि मैं लगभग भूल ही गया था कि लिटिल लाइन एवियस से है और लिटिल लाइन भी अनडेड और डार्क स्पेसीज से रिलेटेड है और एवोल्यूशन स्किल पाने के बाद लिटिल लाइन एवियस की गॉड की तरह में इवॉल्व हो सकती है। और लिटिल लाइन का लेवल इन डेड स्पिरिट से पूरी तरह से अलग है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपनी इंसेक्ट आर्मी को रिलीज करते हुए कहता है कि जबकि इन्हें खाया जा सकता है तो चलो सब बाहर आओ और पूरी तरह से इन्हें खा लो। और एमसी अपनी इंसेक्ट आर्मी को बाहर निकाल लेता है और उनसे कहता है कि फैल जाओ और याद रखना कि दूसरे इंसानों की नजर में मत आना। तभी एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि तुम्हारे इंसेक्ट ने एक लो लेवल के डेड स्पिरिट को मार दिया।
जो लेवल 30 का था, और तभी एमसी को 5007 एक्सपीरियंस मिलती है। इसी तरह एमसी के पास नोटिफिकेशन आ रही होती है कि एमसी के इंसेक्ट ने डेड स्पिरिट्स को मार दिया है और एमसी को एक्सपीरियंस मिल रहे होते हैं। एमसी के पास एक कांग्रेचुलेशन का विंडो ओपन होता है और बताया जाता है कि एमसी का लेवल अब 17 से 18 हो चुका है और एमसी के सारे एट्रीब्यूट्स में 1 पॉइंट ऐड हो चुके हैं और एक प्रोफेंसी पॉइंट +10 हो चुकी है। और हम एमसी को देखते हैं जो कहता है इतनी जल्दी सिर्फ 10 सेकंड में मैंने 5 लाख एक्सपीरियंस गेन कर ली है और मेरा लेवल भी अप हो गया। ये सीक्रेट रियलम मेरे लिए बनाया गया एक खजाना है। फिर एमसी कहता है कि अब हम जाकर उस भयानक पोर्ट्रेट की जांच कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एमसी और लिटिल नाइन उस तस्वीर के पास फिर से चले जाते हैं और एमसी उससे कह रहा होता है कि हेलो ब्रदर, अब तुम क्यों नहीं स्माइल कर रहे हो। और लिटिल नाइन एमसी से कह रहे होते हैं कि मास्टर, बाहर में सबको खा लिया गया है। और हम देखते हैं कि वो फोटो भी एमसी की बातों को सुनकर डर रहा होता है। एमसी लिटिल नाइन से कहता है कि बहुत बढ़िया लिटिल नाइन, क्या तुम देख सकती हो कि इस फोटो को खाया जा सकता है। और हम देखते हैं कि ये सुनकर वो फोटो बहुत ज्यादा डर गया होता है। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर एमसी और लिटिल नाइन भी शॉक हो गए होते हैं। अभी एमसी के पास और एक सिस्टम विंडो का मैसेज आता है और बताया जाता है कि तुमने नेक्रोमेंसर गार्ड लेवल 35 की एलिट को मार दिया है, जिसके लिए एमसी को 8701 एक्सपीरियंस मिलते हैं। और शायद से ये फोटो वाला पर्सन ही वो नेक्रोमेंसर था और वो इतना डर गया कि डर की वजह से ही मारा जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि दुआन फैन को बहुत सारे डेड स्पिरिट्स घेर लेते हैं और दुआन फैन उनसे फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और दुआन फैन कह रहा होता है कि सौभाग्य से मेरे पास एक मैजिकल वेपन, एक लॉन्ग बो था, वरना मैं इन डेड स्पिरिट से डील करने में सक्षम नहीं होता। दुआन फैन कह रहा होता है कि बाकी लोग कैसे होंगे, खासकर एमसी जिसका लेवल अभी भी 20 से कम है। फिर दुआंग फैन के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर दुआंग फैन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और उस नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि आपके टीममेट ने एक लो रैंक के डेड स्पिरिट को मार दिया है, जिसके वजह से उसे 4133 एक्सपीरियंस मिलती है। और इसी तरह से डेड स्पिरिट्स मरने की नोटिफिकेशन दुआंग फैंग की तरफ आ रहे होते हैं। तो दुआंग फैंग शॉक होते हुए कहता है क्या, और दुआंग फैंग भागते हुए कह रहा होता है कि ये एक म्यूटेशन वाला सीक्रेट रियलम है। वो कौन है जो इतनी जल्दी इन सभी डेड स्पिरिट्स को मार रहा होता है। और हम देखते हैं कि दुआंग फैंग के पीछे बहुत ज्यादा डेड स्पिरिट्स पड़े होते हैं। और दुआंग फैंग कह रहा होता है कि बुलोंग ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा पेसिव है और यून जिवाओ के पास तो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है जो मॉन्स्टर्स को रोक सकता है, लेकिन उन्हें एक फ्लैश में नहीं मारा जा सकता है। और फिर दुआंग फैंग सोचता है कि एमसी ये तो और भी ज्यादा इम्पॉसिबल है क्योंकि ना तो एमसी का पॉइजन और ना ही एमसी के द्वारा बनाए गए कोई भी चीज का असर इन डेड स्पिरिट्स पर पड़ेगा। और फिर दुआंग फैंग हांगयू के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये मत कहना कि इसे हांगयू ने मारा है। फिर दुआंग फैंग शॉक होते हुए सोच रहा होता है कि वास्तव में हांगयू इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दुआंग फैंग दौड़ते हुए कह रहा होता है कि किसी भी मामले में अगर हमारी टीम से कोई ऐसा है जो इन डेड स्पिरिट्स को मार सकता है तो इसका मतलब है कि हम दूसरों को बचा सकते हैं। और दुआंग फैंग कह रहा होता है कि एमसी वहाँ पर फंसा हुआ होगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें बहुत सारे डेड स्पिरिट्स को दिखाया जाता है जो कि हांगयू के पीछे लगे हुए होते हैं। और फिर हमें हांगयू को दिखाया जाता है। हांगयू बहुत ज्यादा डैमेज होती है और हांगयू की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड भी आ रही होती है। तो हांगयू कहती है कि नहीं, मैं मर नहीं सकती हूँ, मेरे पास एक हिडन प्रोफेशन है और मैं तियानजाओ कैंप में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और मैं अपने फैमिली को रिवर्टिलाइज करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं अब अपनी स्पीड स्किल को और ज्यादा यूज नहीं कर सकती हूँ। नहीं, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तभी हांगयू देखती है कि कुछ दूर पर कुछ डेड स्पिरिट्स होते हैं जो कि किसी से भाग रहे होते हैं। तो ये देखकर हांगयू कहती है कि रुको, वो क्या हो रहा है? क्या वो सारे डेड स्पिरिट्स भाग रहे हैं? क्या ये वही टीममेट है जो अभी अभी डेड स्पिरिट्स को मारने में सक्षम हुआ है? हांगयू एमसी के ओरा को देखते हुए कह रही होती है कि ये कितना पावरफुल ओरा है। और फिर हांगयू एमसी के ओरा की तरफ जाने लगती है और कहती है कि बस मुझे और थोड़ी देर सहना होगा, उसके बाद मैं बच जाऊंगी। अभी हमें दिखाया जाता है कि हांगयू वहीं पे गिर जाती है और वो सारे डेड स्पिरिट्स हांगयू को पकड़ लेते हैं। तभी हांगयू चिल्लाने लगती है और कहती है मेरी मदद करो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एमसी आ जाता है। एमसी को देखकर हांगयू बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये वो है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डेड स्पिरिट्स
हांग यू को पकड़ लेते हैं। तो हांग यू एमसी से चिल्लाते हुए मदद मांगने लगती है। तो एमसी हांग यू के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि तेजी से भागना और उसे खींच के दूसरी तरफ फेंक देता है। और एमसी हांग यू से कहता है कि और रास्ते में रुकना मत। लेकिन हम हांग यू को देखते हैं, एमसी जैसे ही उसे फेंकता है वो वहीं पे गिर जाती है और वो अपने होश को संभालते हुए जैसे ही खड़ी होने की कोशिश करती है वो एमसी से कहती है कि तुम तो, लेकिन तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो देखती है कि एमसी की इंसेक्ट आर्मी उन सारे डेड स्पिरिट्स को खा रही होती है। एमसी को देखकर हांग यू कह रही होती है कि क्या वो सचमुच में क्रिएशन क्लास का कचड़ा है। उसके पास एक डुअल क्लास है और उसका दूसरा टाइप पॉइजन टाइप है, तो ये उसकी ट्रू सेल्फ है। तभी हांग यू कहती है कि मेरी हार्ट बहुत ज्यादा तेजी से धड़क रहा है, क्या ये पॉइजन का असर हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। तो हम दुआंग फैन, यूनजियाओ और बुलोंग को देखते हैं। बुलोंग कह रहा होता है कि हे भगवान, ये डेड स्पिरिट्स तो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। तो दुआन फैन कहता है कि सचमुच, लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब है। जब मैं उस घर के पास से गुजरा था तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो यिनजुआओ उन लोगों से कहती है कि क्या वो हांग यू ही थी जिसने की सारे डेड स्पिरिट्स को भगाया था। के पास कोई सीक्रेट ट्रेजर है, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दुआंग फैंग कह रहा होता है कि मुझे तो आश्चर्य है कि क्या एमसी ठीक है। यूनजियाओ उन लोगों से कहती है कि आगे पे बैटल का साइन है और ऐसा लगता है कि वो बैटल हाल ही में हुआ है और वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं। तो यूनजियाओ कहती है कि देखो वहाँ पर तो डेड स्पिरिट्स की पीसेस पड़े हुए हैं। तो दुआंग फैंग कहता है कि जल्दी से सब तरफ चेक करो, क्योंकि अगर एमसी को कुछ हो जाएगा तो उसके रिजल्ट को हम लोग में से कोई भी नहीं झेल पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों एमसी और हांग क्यू को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी दुआंग फैन और यूनजियाओ कुछ देख के शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक गली में एमसी और हांग यू बैठी हुई होती है, जिसमें कि एमसी तो सही लग रहा होता है लेकिन हांग यू बहुत ज्यादा जख्मी होती है। और वही देखकर यूनजियाओ और दुआंग फैन शॉक हो गए होते हैं और वो तीनों ही एमसी और हांग यू को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। तभी बुलोंग कहता है कि ओल्ड दुआन देखो, अब वो एमसी ही है ना। तो यूनजियाओ भी कहती है हाँ वही है। तो दुआंग फैंग कहता है कि रुको, ये बहुत ज्यादा अजीब है कि जो हमेशा अपनी प्राउड में रहती है हांग यू, वो एमसी की पीठ थपथपाने वाले नौकर की तरह काम कैसे कर सकती है। प्रोबेबली वो दोनों बॉस है जो कि हमें धोखा देने के लिए बदल गए हैं। तभी एमसी उनसे कहता है कि ब्रदर दुआन, फाइनली आप लोग यहाँ पर आ गए। वो अल्टर और बॉस बैकयार्ड में हो सकते हैं। तभी दुआन सबसे कहता है कि इन्हें पकड़ो। तो बुलोंग कहता है कि सबसे पहले तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। एमसी उनकी बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहता है। तभी हांग यू उनके सामने आ जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है कि तुम एमसी के साथ क्या करना चाहते हो, तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी। तो एमसी हांग क्यू को साइड करते हुए कहता है कि ब्रदर दुआंग, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे होगे, मैं कोई भी मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा ज्यादा आकर्षक हूँ। और अगर यकीन नहीं होता तो हमारे बॉस का नाम जी जैंग है और आंटी तैंग सबसे अच्छी कुक है। तो बुलोंग कहता है कि ये सचमुच में एमसी ही है, शुक्र है कि तुम सब लोग ठीक हो। तभी यूनजियाओ भी एमसी के पास चली जाती है और एमसी से पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या। और हम देखते हैं कि बुलोंग और दुआंग फैन ये देखकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं और अजीब सा फेस भी बना रहे होते हैं। तभी एमसी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम अपना काम ठीक से करो और अजीब व्यवहार मत करो। तो हम हांग क्यू को देखते हैं जो कि शर्माते हुए कहती है कि गुस्सा मत करो, मैं ठीक से व्यवहार करूंगी। तो हम दुआंग फैन को देखते हैं जो स्माइल करते हुए कहता है अच्छा बच्चा, तुमने सचमुच में समझ लिया। एमसी गुस्सा करते हुए उन सभी से कहता है कि अरे बहुत हो गया, क्या आप लोग बॉस से लड़ना चाहते हैं या नहीं। हम उन तीनों को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए कहते हैं कि हाँ हम लड़ना चाहते हैं। और फिर एमसी एक गेट को तोड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने ही वो बॉस मॉन्स्टर होता है। और फिर हमें उस बॉस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। वो बॉस मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा होता है और फिर हमें उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। वो बॉस मॉन्स्टर होता है और उसका नाम डेड स्पिरिट्स लीडर होता है और उसका लेवल 40 होता है। तभी दुआंग फैन सबसे कहता है कि ये लेवल 40 का बॉस है, तो तुम सब केयरफुल रहना और मैं इसका ध्यान अपनी तरफ करूंगा। और हांग यू, तुम
एमसी का ध्यान रखना। और दुआंग फैन यूनजुआओ से कहता है कि तुम अपने वप को स्थिर रखना और हमलों से बचते रहना। और बुलोंग से कहता है कि तुम इस पर अटैक करो, लेकिन हमारी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और तुम सभी सेफ रहना, हम गलती करने की जोखिम नहीं उठा सकते हैं। तभी दुआंग फैन कहता है कि सब लोग सावधान रहो, ये मॉन्स्टर चल रहा है, सब लोग इससे डिस्टेंस बना लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर उनके आगे झुक जाता है, तो उन्हें देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो दुआंग फैन कहता है कि क्या चल रहा है, क्या वो वीक मांग रहा है? और हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो डर के मारे कांप रहा होता है। अभी एमसी से उन सबसे आगे जाता है और अपने पॉइजन मिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है और सबसे कहता है कि तुम सब घायल हो तो इस बॉस मॉन्स्टर को मेरे ऊपर छोड़ दो। और एमसी लिटिल लाइन से कह देता है कि अच्छा मौका है, अब तुम्हारे खाने का समय हो गया है लिटिल लाइन। और हम लिटिल लाइन को देखते हैं जो कि अपनी ट्रू फॉर्म में आती है और उस बॉस मॉन्स्टर को एक ही बार में खा लेती है। और एमसी के पास नोटिफिकेशन आता है कि तुमने डेड स्पिरिट्स के लीडर को बॉस मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें 76,690 एक्सपीरियंस मिले हैं। और लिटिल लाइन ने स्ट्रेंथ को भी डेवोर कर लिया, जिसकी वजह से 31,224 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और भी मिल गए होते हैं। अब एमसी लेवल 25 से लेवल 26 तक पहुंच गया होता है और एमसी के एट्रीब्यूट फिर से +1 हो गए होते हैं और एमसी को फिर से प्रोफेंसी पॉइंट्स 10 मिले होते हैं। और फिर उन सभी के सामने एक कांग्रेचुलेशन वाला विंडो ओपन होता है और बताया जाता है कि उन लोगों ने बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया है और इस सीक्रेट रियलम को क्लियर कर दिया है, उनका रिवॉर्ड कैलकुलेट हो रहा है। और हम दुआंग फेंग को देखते हैं जो कहता है कि वो बॉस मॉन्स्टर इस तरह से मारा गया। और फिर दुआंग फेंग एमसी से कहता है कि तो तुम ही थे जो कि तुरंत ही उन डेड स्पिरिट्स को मार रहा था। एमसी स्माइल करते हुए दुआंग फेंग से कहता है कि मैं लकी था क्योंकि मेरा पॉइजन उन डेड स्पिरिट्स के ऊपर असर कर रहा था। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि उन सभी को उनके रिवॉर्ड्स मिल गए हैं। तभी उनके पास रिवॉर्ड के तौर पर एक जेड स्टोन अपीयर होता है, जिसे देखकर दुआंग फैन और यूनजियाओ बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है। और दुआंग फैन कहता है कि अलग अलग पर्सन को मिलने वाले रिवॉर्ड्स पहले से ही अच्छे हैं, लेकिन टीम रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा बेहतर है। और यूनजियाओ कहती है कि मुझे इससे पहले इतना कुछ कभी नहीं मिला। और बुलोंग कहता है कि एमसी ही हमें पूरी तरह से इस सीक्रेट रियलम तक ले गया और इस सीक्रेट रियलम को क्लियर भी उसी ने किया। तो हम देखते हैं कि यूनजियाओ, दुआंग फैन और बुलोंग वो तीनों ही एमसी थैंक्स कह रहे होते हैं। और हम एमसी को देखते हैं, एमसी को भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले होते हैं। तो एमसी सोच रहा होता है कि जैसा कि लेवल 30 के सीक्रेट रियलम से एक्सपेक्ट किया जा सकता था, अच्छी इक्विपमेंट्स की ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा है, ये इक्विपमेंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है। तभी एमसी देखता है कि उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक डार्क डांस क्लॉक मिला होता है और उस क्लॉक की क्वालिटी प्लेटिनम होती है। ट्रिब्यूट में एजिलिटी +60 और एनर्जी +50 होती है। और उस क्लॉक की एक एबिलिटी होती है जिसके वजह से एमसी जब भी उसकी स्किल को एक्टिवेट करेगा, एमसी 3 मिनट के लिए इनविजिबल हो जाएगा। और उस क्लॉक का स्किल का कूल डाउन 2 आवर का है। तो एमसी कहता है ये क्लॉक तो बहुत अच्छा है, मैं इसे ले सकता हूँ, बाकी मेरे लिए ज्यादा काम की नहीं है। और जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर मैं उन सभी को बेच दूंगा और मैं अपने छोटे इंसेक्ट्स के लिए ब्लड एसेंस को खरीदूंगा। तभी उनके सामने और एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि सीक्रेट रियलम अब क्लियर हो चुका है, तो जल्दी से एग्जिट करो क्योंकि ये सीक्रेट रियलम डिसअपियर होने वाला है। और एमसी कहता है कि डेवोरिंग वैल्यू अब बढ़ चुकी है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग और थोड़ी सी ब्लड एसेंस को पी ले तो फिर मैं और एक इंसेक्ट आर्मी बना सकता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हमें नाइट वॉच के ऑफिस बिल्डिंग को दिखाया जाता है। और अंकल जी शॉक होते हुए कह रहे होते हैं कि क्या सीक्रेट रियलम म्यूटेट हो चुका था, क्या एमसी ने हांग्यूंग पर कॉन्कर कर लिया और जियाओ चैंग ने ही तुम लोगों को ले गया था। और ये हम देखते हैं कि अंकल जी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। और फिर अंकल जी सबसे कहते हैं कि बाकी लोग पहले जा सकते हैं, मैं एमसी से कुछ बात करना चाहता हूँ। वो लोग वो सभी लोग चले जाते हैं। तो अंकल जी एमसी से कहता है कि तुम मेरे साथ ईमानदार रहना। और हम एमसी को देखते हैं जो स्माइल कर रहा होता है। और अंकल जी कहते हैं कि ये रीजन की पॉइजन उन डेड स्पिरिट्स के ऊपर काम कर सकता है, ये दुआंग फेंग और बाकी लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं। और अंकल जी अपने ऑरा को रिलीज करते हुए एमसी से कहते हैं कि ईमानदार रहो और बताओ कि तुम क्या छुपा रहे हो। और हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि डैम यार, क्या उन्हें अपने इंसेक्ट के बारे में बताना होगा। तो एमसी उनसे कहता है कि ये एंशिएंट टाइम की क्लैमिटीज है
अगर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो फिर क्या वो मुझे जाने देंगे। और हम देखते हैं कि अंकल जी एमसी को बहुत ज्यादा डरा रहे होते हैं। तो एमसी कहता है कि अंकल जी, लेकिन तभी अंकल जी को दिखाया जाता है जो कि स्माइल करने लगते हैं। और फिर अंकल जी हंसते हुए एमसी से कहता है कि तो तुम जैसा पर्सन भी घबरा सकता है, आखिर सीक्रेट रियलम वाला पर्सन कहाँ गया। और हम एमसी को देखते हैं जो कि डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो गया होता है। तो एमसी अंकल जी से कहता है कि अंकल जी आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर अंकल जी एमसी से कहते हैं कि ये सब तुम्हें डराने के लिए नहीं है, बात इतनी सी है कि अगर तुम ये अभी भी नहीं बताना चाहते हो तो मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हारे हाथ में जितनी ज्यादा कार्ड्स होंगे मैं उतना ही ज्यादा खुश रहूंगा, और फ्यूचर में नाइट वॉच के ग्लोरी को बढ़ाने के लिए हम तुम पर डिपेंड रहेंगे। तो एमसी अंकल जी से कहता है कि अंकल जी निश्चिंत रहिए, मैं बाद में आपको एपिक लेवल का एक इक्विपमेंट सेट दे दूंगा। तो अंकल जी हंसते हुए एमसी से कहते हैं कि मैं समझ गया कि तुम एपिक लेवल के इक्विपमेंट सेट से नहीं खेल रहे हो। तो एमसी कहता है कि अंकल जी मैं सीरियस हूँ। तो अंकल जी कहते हैं हाँ ठीक है। और फिर अंकल जी सीरियस होते हुए अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल को बना लेते हैं और एमसी से कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारे पास कुछ और भी कार्ड्स हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो मुझे समझानी होगी। अंकल जी ने जो अपने हाथ में एनर्जी बॉल को बनाया होता है वो असल में अंकल जी के सीक्रेट स्पेस का पोर्टल होता है। उसमें से अंकल जी 3 डेड बॉडीज को बाहर निकाल देते हैं, जिसे देखकर एमसी भी शॉक हो जाता है। और एमसी अंकल जी से पूछता है कि अंकल जी ये क्या है। तो अंकल जी कहते हैं कि ये तीनों कम से कम 3rd लेवल के ट्रांसफर मास्टर है, और ये 60 लेवल से ऊपर के हैं, यहाँ तक कि 2 90 लेवल से भी ऊपर के हैं, और तीसरा फोर्स ट्रांसफर ग्रेट मास्टर है। और मैं तो इनमें से किसी को भी नहीं संभाल सकता हूँ, मैं तो सिर्फ डेड बॉडीज को इकट्ठा करने वाला हूँ। तो एमसी शॉक होते हुए अंकल जी से कहते हैं कि ये मत कहिएगा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि सपने देखना बंद करो, वो लोग हांग्यू को मारने जा रहे थे, लेकिन उनके प्रोटेक्टर ने सीक्रेटली उनको प्रोटेक्ट कर लिया। तभी अंकल जी एमसी को एक पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि इस पर एक नजर डालो। तो एमसी कह रहा होता है कि वो लोग हांग्यू को क्यों मारना चाहते हैं। फिर एमसी उस पेपर को देखने लगता है, असल में वो दक्षिया के जीनियस हंटिंग लिस्ट होती है। तो एमसी उसे देखकर कहता है कि उसमें जितने भी नाम हैं उसे मैंने आज से पहले कभी नहीं सुने हैं, और दक्षिया जीनियस हंटिंग लिस्ट में बहुत सारे नाम होते हैं जिन्हें कि तुम वीडियो पोस्ट करके पढ़ सकते हो, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ, तुम लोग पढ़ लेना। और तभी एमसी उस जीनियस हंटिंग लिस्ट में एक नाम पड़ता है जिसमें कि जियाओ बेंताई होता है। तो एमसी कहता है रुको, जियाओ बेंताई मतलब कि जेंग एम्पायर का एक फैमिली जियाओ फैमिली का मेंबर है। तो अंकल जी कहता है कि हाँ ये सब तुम्हारे जनरेशन के जिक्सिया में जीनियस हैं जो कि टॉप पर है, और जियाओ बेंताई भी उनमें से एक है, और वो लोग 8 मेजर जोन से तिनजियाओ कैंप में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और जियाओ बेंताई भी तुम्हारे साथ तेंजियाओ जोन में होगा। और जियाओ बेंताई 7th ट्रांसफर सील किंग है, 8th ट्रांसफर जेंग एम्पायर, 9th ट्रांसफर तो ओडी दक्षिया के टॉप 100 जीनियसेस पर्सन, जिसमें सबसे निचले हिस्से पर सील राजाओं के वंशज जियांग नान के 12 सील किंग्स में से एक के रूप में हांग्यू 77वीं पोजीशन पर है। हालांकि ऐसे अनगिनत मास्टर थे जिन्होंने उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो सभी उसकी सीक्रेट प्रोटेक्टर के द्वारा मारे गए, जो उसकी सपोर्ट में लोगों की ताकत को दर्शाता है। फिर हमें बताया जाता है कि 77th लेवल का सील किंग के वंशज हांग जाओ को, जो कि लेवल 35 पर है, उसे मारने का रिवॉर्ड जियोन लेवल का तो होगा ही। अंकल जी कहते हैं कि ये है स्ट्रेंथ सील किंग का। फिर जेंग एम्पायर के जियाओ फैमिली का स्ट्रेंथ का कल्पना तुम करो। एमसी अंकल जी से कहता है कि तो आपने मुझे तिनजियाओ कैंप में अट्रैक्ट करने के लिए ये सब दिखाया। अंकल जी कहते हैं कि हाँ, तो अपने पोटेंशियल को गैदर करो, तुम्हारा पोटेंशियल जितना ज्यादा अधिक होगा उतना ही ज्यादा पावरफुल एनिमीज तुमसे मिलने वाले हैं। तब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, अपनी पावर का लापरवाही से इस्तेमाल मत करना। और जीनियस के पीछे बहुत पावरफुल फोर्सेस होती है जो कि उनकी प्रोटेक्शन में लगे होते हैं। हालांकि तुम्हारे पास मैं हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं हूँ, और अब तक मेरी जॉब सिर्फ 3 बार बदली गई है, और मुझे डर है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तो एमसी अंकल जी से कहता है कि मैं आपकी कही हर बात को याद रखूंगा। तो अंकल जी भी कहते हैं ठीक है। और एमसी सोच रहा होता है कि ना केवल अंकल जी ने मुझ पर उनसे कुछ छुपाने का आरोप लगाया, बल्कि वो बहुत सावधानी से मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अंकल जी एमसी से कह रहे होते हैं कि इस बार सीक्रेट रियलम में तुम्हारी परफॉर्मेंस की बात करें तो अगर इसे फैलाया जाए तो इस लिस्ट में
तुम्हारी रैंकिंग हांगयू से भी ज्यादा होनी चाहिए, और ज्यादा से मेरा मतलब है कि हांगयुंग से ऊपर होनी चाहिए। फिर अंकल जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए एमसी से पूछने लगते हैं कि मुझे सच सच बताओ कि तुमने उसके साथ क्या किया, और सीक्रेट रियलम डेड स्पिरिट से पूरी तरह से भरा हुआ था, तो तुम्हारा टेस्ट सचमुच में। एमसी वहां से जाने लगता है और अंकल जी से कहता है कि नहा धोआ कर सो जाइए, मैं पहले जाकर आराम करूंगा। तो अंकल जी एमसी से कहते हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि ये गलत बात है। और गाइस, हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सब लोग अपना सपोर्ट दिखाओ और जल्दी से हमारे चैनल पे 4K सब्सक्राइबर्स कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।